The NLSAT एग्जामिनेशन 2023 इज नाउ ओवर। आंसर कीज आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड देम कि क्यों वो आंसर सही हैं। मेरे हिसाब से मोस्टली जो आंसर की उन्होंने दी हुई है, सारे आंसर्स उन्होंने करेक्टली दिए हुए हैं। द ऑर्डर मे नॉट मैच विद द सेट दैट यू गॉट, बट एट द सेम टाइम बी विद मी थ्रू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पार्ट ए के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट बी जो है वील डू इट सेपरेटली, एंड दिस वीडियो इज रेलिवेंट फॉर पीपल जिन्होंने एग्जाम इस ईयर के लिए दिया है एंड जो नेक्स्ट ईयर देना भी चाहते हैं इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज इट विल ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम आंसर्स पे डिराइव कर सकते हैं। So let's start with this video. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. Now just in case आपका जो set है वो इससे नहीं match करता है, although they should have given set wise, but you can match your answers if you remember कि आपने क्या टिक किया था to get an estimate of your marks. ऑल्सो हर क्वेश्चन, हर पैसेज जो हम देखेंगे उसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें रैशनल समझेंगे कि क्यों इसका आंसर एक पर्टिकुलर ऑप्शन है, एंड दैट विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर अस। आई वुड नॉट रीड आउट द पैसेज बिकॉज उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड आउट द पैसेज बाय योरसेल्व्स। आई डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस एंड फिर ईच क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि क्या आंसर है और क्यों। Now this passage relates to robbery. हुक्का एंड बुक्का दो ब्रदर्स हैं जिनके तीन भाई पुक्का, चुक्का एंड देव उनके टाउन गए हैं चोरी करने के लिए बिकॉज दे फील कि ब्रदर्स आर रिचर। ऑल्सो देयर वाज अ पॉइंट जहाँ पे ये बात आई थी कि फीमेल गार्ड वहाँ पे प्रेजेंट थी एंड दीज रॉबर्स दे वर ट्राइंग टू अंडर एस्टिमेट हर अथॉरिटी, एंड उस फीमेल गार्ड ने कुछ बातें कही उनसे, एंड फर्दर बिकॉज दे फील अनसेफ इन देयर ओन टाउन, तो वो वहां पर नए एवेन्यूज ढूंढने के लिए आए हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आई हैव डन इज आंसर्स मैंने मार्क कर दिए हैं फ्रॉम द आंसर की, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स भी मैच कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स व्हाई हुक्का एंड बुक्काज थ्री ब्रदर्स केम टू देयर सिटी। अब इसका जो आंसर है ये आपको मिलेगा लास्ट पैराग्राफ में, जहां पर ये बात करी गई है कि पोर्टुगीज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं दे बिगैन इम्पोर्टिंग अरब स्टैलियंस बाय द सी। Then further it said ambushing the horse convoys and reselling beautiful animals on black market. ये एक lucrative business prove हो रहा था, but ये dangerous भी बन चुका था because ruthless gangs of Marawar and Kalar thieves had moved into the area and brought murderous reputations. And जो ये संगामा brothers हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं in the question, they feared their lives, and since they are less heroic, they were looking for something that is less life threatening to do. So अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन सी सबसे सही बैठता है कि बिकॉज देयर रेगुलर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वॉज बिकमिंग डेंजरस, बिकॉज जैसा कि ऊपर बोला कि ये मारावार और कालर थीव्स के जो गैंग्स हैं इनकी मर्डरस रेपुटेशन थी, थोड़ी चीजें डेंजरस हो चुकी थी, एंड दे वर लुकिंग फॉर सेफर अपॉर्चुनिटीज विच इज व्हाई दे हैड कम टू दिस पर्टिकुलर टाउन। अदर्स ऑप्शंस जो है वो नहीं सही बैठते हैं, जैसे फिलियल डिवोशन यानी ब्रदरली डिवोशन, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे, रादर दे वर क्वेश्चनिंग कि भाइयों के पास पैसे कहाँ से आए हैं। this is not true कि it's earning them very little money. It has been said कि it is a very lucrative business, but it is becoming dangerous. So this option falls the best. Then moving forward, based on the information provided in the passage, which is most likely to be true about Pukka, Chukka and Dev. They thought it was inappropriate for a woman to be a soldier. They thought it was wrong to steal others' property. ऐसा नहीं है, वो चोरी करने ही आए थे. They had no interest in हुक्का बुक्का's wealth. They did have an interest because ऊपर पैसेज में बोला गया है कि वो वहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं, did they think that they could keep all these riches to themselves? Where are those rascally brothers of ours? So ऐसा नहीं है. फर्दर यस, लेडी की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर आती है कि वो ऊपर देखते हैं, जब वो गार्ड्स देखते हैं, दे सी दैट दे हैव नेवर सीन सच अ थिंग एंड दे से, is this what those fools are doing now? Chukka demanded, sending ladies out to do unladylike business. Seeing कि guards जो हैं वो ladies हैं, and जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे ट्रू ये है कि उनको ऐसा लगता है वुमेन जो है दे कैन नॉट बी अ सोल्जर.
And obviously this option is not there because they are scared of Maravar and Kalar's thieves, which is why they've come to their brother's town. Then this is a direct current affairs question. Ayatollah Khomeini is the right answer, जिन्होंने फतवा इशू किया था अगेंस्ट सलमान रश्दी. अब ये फतवा बहुत पहले इशू किया गया था, तो ये एक तरह से स्टैटिक क्वेश्चन भी है. बट सिंस सलमान रश्दी की जो डेथ है, जो किलिंग है, वो ईयर 2022 में हुई, तो इसलिए वो इस हिसाब से रेलिवेंट बन गया फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. Then, based on the information provided in the passage, all the following are necessarily true, except, यानी हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है. पुक्का चुक्का एंड देव वर हुक्का एंड बुक्कास ब्रदर्स, ये हम देख चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में ही. ये क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है, लेट्स मूव टू द अदर ऑप्शन एंड सी व्हाई दे आर नॉट करेक्ट. कैप्टन ऑफ द गार्ड वाज अ वेरी लार्ज पर्सन नहीं, वुमन. Although you will see description में दिया हुआ है belligerent and all of that, but it is less relevant as compared to this, because even though captain of guard यहाँ पे woman mention नहीं है, but yes they were very large जो description में दिया हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये correct है. Then horses were being imported into India by Portuguese entrepreneurs. ऊपर दिया हुआ है कि horses जो हैं वो इंटरपोर्ट किए जा रहे थे अरब स्टैलियंस के. स्टैलियंस माने हॉर्स, तो ये बाय सी जो है वो इंपोर्ट किए जा रहे थे एट द पोर्ट ऑफ गोवा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. What is wrong is कि उनकी treasury was overflowing with golden coins. No, they were looking for livelihood, which is why this is correct. Then which of the following can be validly inferred from the information provided in the passage? इनमें से कौन सी चीज हम infer कर सकते हैं from the passage? None of the soldiers in the city's palace guard were women. दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि ऊपर पैराग्राफ 3 में बोला ही हुआ है विमेन के बारे में. ऑल द सोल्जर्स इन द आर्मी वर विमेन, ऑल द सोल्जर्स की बात नहीं करी गई है. देन सिटीज पैलेस गार्ड्स हैड ओनली रिसेंटली इंक्लूडेड वुमेन, ये भी करेक्ट नहीं है बिकॉज ऊपर बोला गया है जब वो वुमेन के बारे में बोलते हैं तो जो वहां पर वुमेन होती है उलूपी, वो ऐसा बोलती हैं कि इन दिस सिटी विमेन हैव गार्डेड इंपीरियल पैलेस फॉर जेनरेशंस. तो ये काफी जेनरेशन से चलता आ रहा है. किंग्स एंड क्राउन प्रिंस आर फुली सपोर्टिव ऑफ इट कि हाई ट्रेनिंग और फुली प्रोफेशनल ऑफिसर्स को पैलेस गार्ड की तरह लगाया जाए. एंड ये बोलती है कि अगर आप हमको डिफाई करते हो देन वी आर नॉट सो लेडी लाइक एट ऑल बिकॉज वी आर इवेंचुअली गार्ड्स. सो जो यहाँ से इन्फर हम कर सकते हैं वो ये है, सिटी पैलेस गार्ड हैड इंक्लूडेड विमेन फॉर मेनी ईयर्स. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकन्स उलूपीज रिस्पॉन्स टू चुका स्टेटमेंट अबाउट लेडीज बीइंग सेंट टू डू अनलेडी लाइक. चुका ने बोला कि लेडीज को क्यों भेजा है आपने अनलेडी लाइक बिजनेस करने के लिए. अब हमें ये बताना है कि उलूपी का जो रिस्पॉन्स है वो किस चीज से वीकन होता है. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उलूपी का रिस्पॉन्स हम ऊपर देख चुके हैं, वो बोल चुकी हैं बहुत टाइम से ऐसा होता आया है और ट्रेंड जो गार्ड्स हैं वो किंग्स प्रिंसेस बिलीव करते हैं कि ऐसा रखने से वो बेटर सिचुएशन रहती है. और अगर आप आजमा के देखोगे ऐसा बोलोगे तो हम इतने भी लेडी लाइक नहीं है. अब इस चीज को वीकन क्या करता है, इफ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल इज अपॉइंटेड टू अ पोस्ट फॉर जनरेशंस दे विल बिल्ड अप अक्यूमुलेटेड एक्सपर्टीज. ये तो स्ट्रेंथन करती है इस सिचुएशन को. वो जो ये कह रहे हैं कि जनरेशंस में अगर विमेन को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ट्रेन लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो उनकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, तो ये तो स्ट्रेंथन कर रही है. बाकी इफ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स has not had any battle experience, they will be incapable of responding to sudden and grave threats. अगर बैटल एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को नहीं है तो वो इनकेपेबल रहेंगे. दिस डज नॉट एक्चुअली रिलेट टू द रिस्पॉन्स जो उलूपी का रिस्पॉन्स था टू चुक्का व्हेन ही रेज्ड अ क्वेश्चन अबाउट women. If a ruler's family shows up at the gates, the members of the palace guard should not automatically grant them entry into the palace. इससे भी कोई विमेन के सोल्जर्स होने से कोई लिंक नहीं बनता है. अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं, इफ द सेम ग्रुप ऑफ पीपल इज अपॉइंटेड टू अ पोस्ट फॉर जनरेशंस दे विल बिकम कॉम्प्लिसेंट एंड इनकॉम्पिटेंट एट देयर जॉब.
तो यहाँ पर उलूपी का रिस्पॉन्स जो था कि ट्रेन लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं, ओवर जनरेशन वुमेन को रखा गया है, बट येस इट डज वीकन दिस कि अगर सेम लोग अपॉइंट करे जाएंगे, सेम ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंट करे जाएंगे, तो उनको ऐसा लग सकता है कि हमें तो अपॉइंट किया ही जाएगा और हम थोड़ा सा उनमें कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी एंड दे विल बिकम इनकॉम्पिटेंट एज अ रिजल्ट. If gangs of Maravar and Kallar thieves had been caught and punished by the authorities quickly, कौन सी जो सिचुएशन है दैट वाज मोस्ट लाइकली. तो हमने ये देखा मालावार और कलार थीव्स के रिस्पेक्ट में क्या बात बोली गई कि वो डेंजरस है, विच इज वाई ये तीन भाई वहां से भाग के रहा है. अगर इनको ही अथॉरिटीज क्विकली पनिश कर देती तो वो भाग के नहीं आते. तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस, तो सबसे सही क्या बैठता है? पोर्चुगीज वुड हैव स्टॉप्ड इंपोर्टिंग अरब स्टालियंस. पोर्चुगीज का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो तो कर ही रहे हैं अपना इंपोर्ट. देन वुमेन वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पैलेस गार्ड एनी मोर. बट ऐसा कुछ नहीं है कि मारावार और कलार थीव्स के रिस्पेक्ट में वुमेन की कोई कोरिलेशन है. देन पुक्का चुक्का एंड दे वुड हैव कम टू देयर ब्रदर्स सिटी सूनर. नहीं, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको इनसे डर लगता है. अगर वो पकड़े जाएंगे तो द करेक्ट आंसर इज चुक्का पुक्का एंड दे वुड हैव कंटिन्यूड एम्बिशिंग द हॉर्स कॉन्वॉयज, और वो उधर ब्रदर की सिटी में नहीं आते. देन व्हाट आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स? ट्रेजरी बिल्स से ये क्वेश्चन पूछा गया. इट बेसिकली मीन्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो गवर्नमेंट इशू करती है टू फाइनेंस इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. Then, based of the information in passage, which of the following is Ulupi most likely to agree with? So, Ulupi का basically हमें statement याद रखना है. इसमें पैराग्राफ 3 में जो statement दिया हुआ है, अब ऑथर जो उलूपी है इस पैसेज के हिसाब से किस इनमें से कौन सी सिचुएशन में सबसे ज्यादा अग्री करेगी? पीपल हु डिफाई द पैलेस गार्ड शुड बी रिस्पॉन्डेड टू इन अ लेडी लाइक मैनर. उल्टा है, उलूपी ने बोला है कि हम बहुत ज्यादा लेडी लाइक मैनर में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप अगर हमें डिफाई करोगे. वुमेन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द पैलेस गार्ड. शी हैज सेड कि जनरेशंस के थ्रू वुमेन को एम्प्लॉय किया ही गया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. द ऑफिसर्स ऑफ द पैलेस गार्ड डिड नॉट नीड एनी ट्रेनिंग. शी हैज सेड कि जनरेशंस के लिए प्रिंसेस और किंग्स को लगता है कि अगर ट्रेन किया जाएगा तो बेस्ट लोग हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं. देन पीपल हु डिफाई द पैलेस गार्ड शुड नॉट बी रिस्पॉन्डेड इन अ लेडी लाइक मैनर. ये करेक्ट आंसर है. Then, which of the following developments regarding women officers in Indian Army occurred in January? This question I had already discussed in my important current affairs videos. जो PDF आपको provide किया गया था in the module of important current affairs, वहाँ पे ये already feature हुआ question, and I hope people who were following the module and videos regularly, they were able to do it correctly. यहाँ पे correct answer ये है कि वुमेन को कॉम्बैट पोजिशंस में लाया गया है. दे हैव बीन अपॉइंटेड टू कमांड पोजिशंस एंड दे वर प्रमोटेड एज कर्नल्स. सो इसके साथ हमारा फर्स्ट पैसेज खत्म होता है. सो यू सॉ दैट द पैसेज वाज फेयरली इजी. क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का था वो भी इजी था. स्टैटिक जीके का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हुई होगी रिगार्डिंग सलमान रश्दी, अगर आपने वो नहीं पढ़ी थी न्यूज़, या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को लेके. दिस पैसेज बेसिकली टॉक्स अबाउट बिलीव विमेन. ये बेसिकली इस बारे में बात करते हैं. लॉ में एक प्रिजम्पशन लिया जाता है कि अनटिल एंड अनलेस अ पर्सन इज प्रूवन गिल्टी दैट पर्सन इज इनोसेंट. उसी के बेसिस पे ये पैसेज दिया गया है, जहाँ पे फेमिनिज्म का उसमें टच दिया गया है कि जो फीमेल्स हैं, एक हैशटैग आई बिलीव हर जो है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फीमेल्स आर नॉट बिलीव्ड इजीली. इस तरह से ऑथर का यहाँ पे कहना था कि ये ठीक से अप्लाई नहीं होता है टू ऑल द पीपल एंड इसकी अनइवन एप्लीकेशन है टू मेल एंड फीमेल. ये जो हमारा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है इसके बारे में. फिर आगे और भी बात करी गई. हार्वी वाइनस्टाइन की बात करी गई जो एक प्रोड्यूसर हैं. इनको लेके जो रेप केस हुआ है 2013 में एक केस आया था and many people have turned up against him and he was finally convicted recently, which is why this passage featured
अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ ऑथर स्टेटमेंट बिलीव वुमेन इज नॉट एन इंजंक्शन टू abandon this legal principle at least in most cases but a political response to what we suspect will be its uneven application. तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन क्या करता है, ये जो ऑथर कहना चाह रहा है, बेसिकली द ऑथर इज ट्राइंग टू से कि अगर हम बिलीव वुमेन हैशटैग शुरू कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट टू स्टॉप दिस लीगल प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस, बल्कि ये एक रिस्पॉन्स है कि ये प्रिंसिपल अनइवनली अप्लाई होता है टू मेल्स एंड फीमेल्स, तो इसीलिए बिलीव वुमेन लाया गया है. ऑप्शन देखते हैं. बिलीव वुमेन इज एन encouragement टू abandon द लीगल प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस व्हेन इट कम्स टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन. It is not actually abandoning because it says it is not an injunction. तो इसका पर्पस abandon करना नहीं है प्रिंसिपल को. Believe women is an attempt to falsely convict men of crimes against women, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात करी जा रही है uneven application की. Is an attempt to punish men for crime against women outside the legal formal system, ऐसा भी नहीं है. Believe women is an attempt to highlight the fact कि ये जो presumption of innocence है ये unequally apply होता है between the people. Then which production company did Harvey Weinstein co-founded with his brother? The company is called Miramax. Then which of the following the author is most likely to agree with? Outcome of a trial does not always tell the truth and so we should form our own beliefs. अब ये सिचुएशन कहाँ से आ रही है, अगर हम और भी देखें, ये जो ट्रायल के बारे में बात करी गई है, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट पैराग्राफ में हार्वी वाइनस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं. हार्वी वाइनस्टाइन हैज द राइट टू प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस व्हेन ही स्टूड इन द ट्रायल, बट हम लोग जो जूरी नहीं है इस केस में, हम लोग की ये कोई ड्यूटी नहीं बनती है कि हम उसको इनोसेंट माने या हम जजमेंट को सस्पेंड कर दे बिफोर द वर्डिक्ट वाज इन. ऑन द कॉन्ट्ररी, एविडेंस इंक्लूडिंग compelling, consistent and detailed accounts of more than 100 women made it extremely likely. 100 से ज़्यादा लोगों विमेन का क्योंकि एविडेंस रहा है इनके केस में, तो इट मेक्स इट लाइकली कि यस उन्होंने असॉल्ट किया होगा. What's more, we know that men who have the kind of power, अब जिस टाइप की पावर वाइनस्टाइन के पास है, हॉलीवुड के इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो दे आर लाइबल टू अब्यूज इट ऑल्सो. लॉ को ऐसी सिचुएशन में केस बाय केसेस पे एड्रेस करना चाहिए, ना कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को लेना चाहिए. असम्पशन वो स्टार्ट में ले सकते हैं, बट जो नॉर्म्स हैं दे डू नॉट सेट द लॉ फॉर रैशनल बिलीफ. रैशनल बिलीफ जो है वो एविडेंस के हिसाब से चलता है. द स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल एविडेंस दैट मेन लाइक विंस्टन टेंड टू अब्यूज देयर पावर is a fact that he had done the offense. To be sure, new evidence can surface in a trial, and जो पहले अच्छा एविडेंस था वो डिस्कार्ड किया जा सकता है, ऐसा ट्रायल में होता रहता है. और इक्वली जो वेल्दी और पावरफुल पीपल होते हैं वो गुड एविडेंस को डिसअपियर भी करा देते हैं. बट आउटकम ऑफ अ ट्रायल डज नॉट डिटरमाइन, जो भी ट्रायल का आउटकम है वो ये डिटरमाइन नहीं करता है कि हमें बिलीव करना क्या चाहिए. अगर वाइनस्टाइन को एक्विट कर दिया जाता ऑन ऑल चार्जेस, अभी तो यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है, अगर एक्विट कर भी दिया जाता तो क्या हम इस चीज पे ये कंक्लूड कर सकते थे कि अक्यूजर्स जो हैं यानी जो फीमेल्स हैं वो झूठ बोल रही थी जस्ट बिकॉज ही इज एक्विटेड. सो द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक यू थिंक कि आप ट्रायल में जो भी डिसीजन आ रहा है उसके बेसिस पे मत चलो, एविडेंस के बेसिस पे चलो और चीज़ों को केस बाय केस देखो कि किस तरह से जो लोग पावरफुल होते हैं उनकी जो पावर रहती है ऑन द जजमेंट उसके बारे में बात करी गई है. अब यहाँ पे ऑथर किस चीज से अग्री करेगा? द ट्रायल प्रोसेस इज डिजाइन इन अ वे दैट इट रिजल्ट्स इन द ट्रूथ बीइंग अनकवर्ड. नो, रादर ऑथर बोल रहे द ट्रायल मे नॉट बी फेयर, ट्रायल्स आर यूजलेस एंड वी शुड अबैंडन देम कंप्लीटली. ऐसा भी ऑथर ने नहीं बोला है क्योंकि ट्रायल तो ऑब्वियसली जरूरी है. If a person is acquitted in a trial, that means that their accusers were lying. ये स्टेटमेंट ऑथर ने बोला है बट क्वेश्चन फॉर्म में. अब इन दीज क्वेश्चंस यू डोंट हैव टू रियली सी कि अच्छा ये स्टेटमेंट बोला है, ये मैच कर रहा है तो मैं इसको टिक कर देता हूँ, कर देती हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट विद विच इट इज सेड. ऊपर क्वेश्चन मार्क करके बोला गया, ये क्वेश्चन कर रहा है ऑथर कि अगर ऐसा होता तो क्या हम ऐसा कर देते.
अगर आप इसके प्रीसीडिंग स्टेटमेंट देखोगे तो क्लियरली आपको ऑथर की इंटेंट समझ में आएगी, जो ये कहना चाह रहा है कि आउटकम ऑफ अ ट्रायल डज नॉट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, हमको अपने बिलीव्स खुद बनाने चाहिए. Which of the following most accurately captures the author's description of how legal principle of innocence operates? Legal principle of innocence कैसे operate करता है? It makes it extremely difficult for an accused person to prove that they are innocent. नहीं, रादर ये तो उनके फेवर में काम कर रहा है. इट मेक्स इट एक्सट्रीमली इजी फॉर प्रोसिक्यूटर टू एस्टैब्लिश दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी. नो, बिकॉज ये तो अक्यूज के फेवर में काम कर रहा है, तो प्रोसिक्यूशन का काम और टफ हो जाता है. इट टिल्ट्स द ऑड इन फेवर्स ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन इन ए ट्रायल. अब ये चीज यहां पर बोली गई है कि it does not tell, it tells us how guilt is to be established by the law, that is by a process that deliberately stacks the deck in favor of the accused. So you can see clearly from the passage this question can be answered. Then which of the following is the author most likely to agree with? Had Weinstein been acquitted on all the charges, तो हमने लास्ट लाइन में देखा, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर वाइंस्टाइन को अक्विट भी कर दिया जाता ऑफ ऑल द चार्जेस, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते थे कि अक्यूजर्स जो हैं, जो फीमेल्स हैं, दे वर लाइंग, विच इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. Who amongst the following was recently arrested on the charges of rape and human trafficking in Romania? The answer is Andrew Tate. Then moving forward, which of the following, if true, would weaken the author's argument in the passage above? अगर हम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें, जो यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहा है, तो अगर हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, रैशनल बिलीफ इज प्रोपोर्शनेट टू एविडेंस. स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल एविडेंस है कि men like Winston abuse power and compelling testimonial and evidence of the woman who accused him to do so. So the author is relying on testimonial and statistical evidence. तो अगर हम ये बोल दें कि स्टैटिस्टिकल और टेस्टिमोनियल इंफॉर्मेशन जो है वो ही अनरिलायबल और इनएक्यूरेट है, तो ऑथर की ये जो आर्ग्यूमेंट है, ऊपर जो बोला है ऑथर ने, वो वीकन इस चीज से होती है, ना कि इस चीज से कि वो रिलायबल और एक्यूरेट है. इससे तो स्ट्रेंथन होती है ऑथर की आर्ग्यूमेंट. देन who was appointed by the government of India to lead the oversight committee? जो आप देख रहे हैं कि बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है ऑलरेडी ब्रिजभूषण सिंह शरण के अगेंस्ट, एंड ये प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन के, और जो कमिटी बनाई गई है दैट इज बीइंग हेडेड बाय MC मेरी कॉम. Then author statement that men like Winston tend to abuse their power is more vulnerable to criticism on which of the following grounds? तो अगर ऑथर ऐसा बोल रहा है men like Weinstein tend to abuse their power, तो इसको हम क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? प्लेनली अगर आप सोचोगे अपने दिमाग में विदाउट इवन गोइंग इनटू द ऑप्शंस, you would come to this thing कि author इतना blatantly, how can the author target that men like Weinstein? There has to be a distinction. कौन है वो men who are like Weinstein? तो अगर हम देखें कि ये क्रिटिसिज्म, इस बात को क्रिटिसाइज कैसे किया जा सकता है, द ऑथर डज नॉट डिस्क्राइब विच men may be considered men like Weinstein. Yes, the author has not described that. The statement attributes characteristics to a vague category of men, clearly defined नहीं है. So ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. Although you might feel कि ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ऑथर डज नॉट डिस्क्राइब what men like Weinstein tend to abuse. The statement identifies to a specific group of men but does not describe what they do. यहाँ पर हम टेंड टू अब्यूज की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि वो क्या कर रहे हैं, हमसे सिर्फ अब्यूज से कन्फाइंड है, इसलिए ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा. Then which of the following the author is most likely to disagree with? People not involved in trial to determine the guilt of an accused person are free to think what they like about the matter. अब ऑथर किस चीज से डिसएग्री करेगा? ऑथर का इन चीजों के बारे में क्या ओपिनियन है? एज यू कैन सी कि ये सेम बात ही कर रहा है. तो ऑथर का ओपिनियन ये है कि जो लोग ट्रायल में इन्वॉल्व नहीं है उनको अपना दिमाग लगाना चाहिए एविडेंस के बेसिस पे. तो जो सिचुएशन यहाँ पे सही बैठती है वो ये है, पीपल इन्वॉल्व इन अ ट्रायल टू डिटरमाइन द गिल्ट ऑफ एन अक्यूज पर्सन should
स्टिक या फिर कैन फॉर्म देयर बिलीव्स विदाउट स्टिकिंग टू द लीगल प्रिंसिपल्स। सो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया कि दे कैन फॉर्म देयर ओन बिलीव्स, ये ऑथर बोल रहा है, बट not for the people who are involved in the trial. The author is saying this for the people who are not involved in the trial. जो लोग ट्रायल में इन्वॉल्व हैं, जो जूरी है, वो तो लीगल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलेगा ही. सो ऑथर इज नॉट सेइंग दिस कि विदाउट स्टिकिंग टू लीगल प्रिंसिपल्स उनको अपना ओपिनियन बनाना चाहिए, विच इज वाई द ऑथर इज डिसअग्रीइंग विद दिस फैक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन, वो डील करता है अबाउट द फैक्ट कि ह्यूमंस किस तरह से कंपेयर करे जा सकते हैं विद एनिमल्स, 4-legged, 2-legged. ह्यूमंस आर एबल टू परस्पायर, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं. ब्रीदिंग एडवांटेजेस हैं. इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करी गई है. मैराथन के बारे में बात करी गई है. एमेच्योर को मैराथन रनर्स से कंपेयर किया गया है. एंड फाइनली इंजरीज, एंसेस्टर्स के बारे में बात करी गई है कि ह्यूमंस जो है वो फास्टेस्ट चाहे ना हो, बट स्वेटिंग कैपेबिलिटी से उनके काफ़ी बेनिफिट्स हैं. ये सब चीज़ें बेसिकली बात करी गई है. क्वेश्चंस देखते हैं. द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज सपोर्ट्स which of the following statements? Humans can run faster than lions in hot conditions. So you can see कि ये statements preliminary they revolve around the same thing. तो देख लेते हैं कि कौन सी पैराग्राफ से ये बात बोली गई है, कहाँ पे ये अपीयर हो रहा है. अगर आप देखोगे पैराग्राफ 2 में यहाँ बोला गया है, सेकेंड एडवांटेजेस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर विच अलाउज अस टू डू व्हाट लायंस के नॉट. And what can the lions not do? Run long and hard in the noonday sun. Noonday sun माने बहुत hot temperature में lions शायद उतना long और hard ना भाग पाए जितना humans भाग पाते हैं. तो correct statement will be humans can run longer than lions in hot conditions. Cold conditions में humans शायद ऐसा ना कर पाए. Then the passage suggests that both horses and camels have advantages over other animals for their transport. Why? अगर इस पे भी आप देखोगे तो इसकी बात करी गई है यहाँ पर कि जो 2 लार्ज एनिमल्स हैं जो हम ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं, मेनली यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, परस्पायर प्रोफ्यूजली कंपेयर्ड टू द अदर एनिमल्स जो 4-legged है इन 1 आवर. फिर नंबर्स दिए गए हैं कि हॉर्स कितना भाग सकता है. तो यहाँ पर बात करेंगे परस्पायर प्रोफ्यूजली मीन्स दे कैन स्वेट अ लॉट. आप ऑप्शंस देखते हैं. दे स्वेट मोर देन 4-legged एनिमल्स. यस, यही असेंशली रीजनिंग दी गई है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया. नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन, ऑलरेडी एज आई सेड आपके करंट अफेयर्स में, मॉड्यूल में, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये दिया गया था. एंड this question has featured. The correct answer is Vante Papo. I hope you guys got it correct. Then according to the passage, which of the following is true of the humans as predators? तो humans के बारे में जो बात करी गई है कि predators, पहले हम देखते हैं ह्यूमंस के बारे में. ह्यूमंस को प्रेडिटर्स से कहाँ कंपेयर किया गया है? ह्यूमंस को प्रेडिटर्स से कंपेयर किया गया है शुरू में ही. ये बोला गया है कि 10,000 ईयर अगो अफ्रीका में एंसेस्टर्स के पास 2 ही तरीके थे टू सिक्योर मीट. या तो उसको स्कैवेंज कर लें, यानी ढूंढ लें लेफ्ट ओवर जो माइटियर बीस्ट है, जो उनसे ज़्यादा बड़े बीस्ट हैं, उन्होंने जो लेफ्ट ओवर्स छोड़े हैं उसमें ढूंढे, या फिर अपनी प्रे को खुद ढूंढ के मारे. तो humans were able to occupy the second of those ecological niches thanks to the two. तो humans were able to run down their prey. कैसे हुआ ये पॉसिबल? 2 चीजें. फर्स्टली हाउ वी ब्रीथ एंड सेकेंडली स्वेटिंग, कि ह्यूमंस आर एबल टू स्वेट. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें, ह्यूमंस एज प्रेडेटर्स के बारे में क्या करेक्ट है? वी हैव नो कॉम्पिटिशन with amongst the predators during hot days. जब humans as predators work करते हैं
तो उनके पास ये एक्स्ट्राऑर्डिनरीली एबिलिटी है कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सके, जो लायन, जो सबसे बड़ा मतलब डेंजरस प्रेडेटर माना जाता है, वो खुद नहीं कर सकता, एंड ह्यूमंस ऐसा कर सकते हैं. सो ह्यूमंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड, एंड here humans have no competition amongst predators during hot days. कोल्ड डेज में यस कंपटीशन है, क्योंकि ह्यूमंस कोल्ड डेज में उतने अच्छे से ना फंक्शन कर पाए. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज? If humans did not have the advantages of bipedalism, especially body temperature regulation, they would not have been able to become experts at scavenging. की यहाँ बात नहीं हो रही. अगर हम ये स्टेटमेंट करेक्ट भी मानते हैं कि ये हम बेसिस अजम्पशन मान के चल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ऐसा होता तो हम प्रेडिटर्स नहीं बन पाते, हम हंट डाउन नहीं कर पाते, बिकॉज ऊपर ऑथर ने ये बोला है कि सेकंड जो चीज है, नॉट स्कैवेंजिंग, द ह्यूमंस चोज टू बी टू हंट डाउन देयर ओन प्रे, विच इज वाई ये ऑप्शन जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है. देन अज्यूमिंग द ऑथर स्टेटमेंट्स आर एक्यूरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू? तो हमें बताना है इसमें से कौन सी फॉल्स है. ह्यूमंस हु वेयर एक्सपेंसिव एथलेटिक शूज कैन नॉट रन लॉन्ग डिस्टेंस. ये ऑथर ने ऊपर बोला है. एक्सपीरियंस मैराथॉन्स कंज्यूम मोर एनर्जी देन एमेचर्स, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था. ह्यूमंस कैन नॉट रन एज लॉन्ग इन कोल्ड कंडीशंस एज दे कैन इन हॉट कंडीशंस. तो ये भी करेक्ट है. ऑथर ने ऊपर ये इंप्लाई किया है कि स्वेटिंग की वजह से ह्यूमंस ऐसा कर पाते हैं. Four-legged animals who do not sweat can run longer distances than two-legged animals. नहीं, ऊपर बोला हुआ था, जैसा मैंने आपको दिखाया था, दे परस्पायर प्रोफ्यूजली, तभी कैमल हॉर्सेस की बात करी गई थी. वो फोर लेगेड है और वो इतना स्वेट करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं, विच इज वाई दे कैन रन लॉन्गर डिस्टेंस दैन टू लेगेड एनिमल्स, विच इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर. Then Prime Minister Narendra Modi released first batch of cheetahs. Very easy question. इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज. हमने बहुत बार डिस्कस भी किया इसको वीडियोज में. कूनो नेशनल पार्क में ये रिलीज किया गया. सैडली द चीतास फ्रॉम दोज आर डाइंग ऑल्सो, and yes, it has been in the news. It was an easy question. If the information in the passage is true, which of the following must also be necessarily true? अगर हम assumption ये मान रहे हैं कि पैसेज में जो भी बोला गया है वो सही है, तो उसके बेसिस पे इसमें से कौन सी चीज सही निकलेगी, यानी कंक्लूड कर सकते हैं हम. अ बेयरफुट रनर विल हैव more energy left over at the end of a marathon than a runner with shoes. एक बार ये मैराथन वाला जो पार्ट है ये विजिट कर लेते हैं कि ऑथर ने इसकी बात कहाँ पर करी है. The author has said these runners would even have an advantage over modern runners जो expensive shoes use करते हैं. Their barefoot running has not only reduced their energy cost by about 4%, it is also expose them to fewer acute and lower leg injuries, because वो barefoot भाग रहे हैं, उन्हें एथलेटिक शूज से इंजरी नहीं हो सकती है. तो ऑथर ने बेसिकली बात करी है barefoot runners मैराथनर्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पर बात करी गई है लॉन्ग डिस्टेंस चेजेस की. अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर इज सेइंग कि बेयरफुट रनर्स के पास ज्यादा एनर्जी रह जाती है दैन विद द रनर्स जो मैराथन रनर्स होते हैं विद शूज. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट वीकन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज अबव? ऑथर बेसिकली यही बोल रहा है कि ह्यूमंस जो हैं वो परस्पायर कर पाते हैं, स्वेट कर पाते हैं, विच इज़ वाई देर एबल टू परफॉर्म वेल. उनको हॉट कंडीशंस में भागने में आसानी होती है, उनको उस टाइम पे रेस्ट की ज़रूरत नहीं है. हॉट कंडीशंस में दे कैन परफॉर्म वेल. तो इस स्टेटमेंट को वीकन क्या करेगा? ह्यूमन मसल्स डू नॉट नीड मच रेस्ट एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस. Human can perform physical work for long duration because of their willpower. Willpower तो यहाँ पर बात नहीं करी गई है. ऑथर बेसिकली बोल रहा है, अब हमें ये दिखाना है कि ह्यूमंस आर वीक बिकॉज हमें स्टेटमेंट को वीकन करना है. ये चीज़ें जो हैं वो स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करती हैं कि उनको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो भाग सकते हैं. ये तो ऑथर बोल ही रहा है. इस स्टेटमेंट को, ऑथर की ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको वीकन कैसे किया जाएगा? ह्यूमन मसल्स नीड फ्रीक्वेंट रेस्ट
एंड कैन वर्क ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस। तो इससे हमारी ये स्टेटमेंट वीकन होती है कि ह्यूमंस नहीं भाग सकते इतना। Then another very basic question already covered in the current affairs by us. Indian national record 100 मीटर मेंस स्प्रिंट में किसने बनाया? आमलान बोरोगेन ने ये रिकॉर्ड बनाया है एंड it was quite in news because of the special abilities. Then next कॉफी वाला पैसेज देख लेते हैं। एक बेसिक यहाँ पर बेसिकली एक सिचुएशन डिस्क्राइब करी गई है कि एक बंदा है वो कॉफ़ी पीने गया है एट अ कैफे, इज डिस्क्राइबिंग हाउ द कैफे इज, क्या पुराना है क्या नया है, वेटर के बारे में बात हो रही है। एक लड़की है जिसकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो रही है एंड वो किस तरह से बिहेव कर रही है। द ऑथर इज वॉचिंग ऑल ऑफ दिस एंड देन द वेटर कम्स एंड मेक्स अ रिमार्क विच लीव्स द ऑथर स्टन की किस तरह से कितना डीपली वो वेटर सोच पा रहा है। सो दिस इज व्हाट एसेंशियली दी पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। अब देखते हैं इंडियन कॉफी हाउस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इज ओन्ड बाय। नाउ दिस इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एंड इट्स ओके। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने के लिए भी पूछे जाते हैं बिकॉज इफ ऑल दी स्टूडेंट इफ ऑल दी आंसर्स विल बी इजी। अगर आपने ऊपर पैसेज देखा सो they were doable, the questions were very doable, they were from the passage। अगर आप थोड़ा सा भी reason out कर सकते हो, you can think like a lawyer, you can answer those questions। अब इट्स ओके आप ऐसे क्वेश्चन से डोंट गेट बॉक डाउन कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे ठीक है टू कीप द क्वेश्चन पेपर मॉडरेट। इंडियन कॉफी हाउस चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स इज ओन्ड बाय वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विंसेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्यूरेट? इसमें अगर हम देखेंगे ऊपर जहां पर विंसेंट की बात हो रही है, यहाँ द ऑथर मीट्स विंसेंट एंड उसकी क्या कॉन्वर्सेशन होती है। द ऑथर सेज आई वेव हिम ओवर एज ही रिटर्न्स फ्रॉम हर टेबल। तो विंसेंट उस फाइट वाली टेबल से आ रहा है और the author is asking him what happened. So the author is curious to know. But what the reply is, someone else, the author feels someone else in his place might say कि couple is breaking up or speculate that man has been unfaithful. But Vincent क्या कह रहा है? Not our Vincent. He bends down and says, sir, one story, many sides. कि हम जो भी हो रहा है, द गर्ल इज हिटिंग दैट बॉय एंड अब्यूजिंग हिम, इस बेसिस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। विंसेंट सेज दैट एक स्टोरी है उसकी बहुत साइड्स हैं। ऊपर से स्टार्टिंग में आप ये भी देखोगे कि द ऑथर हैज स्पोकन कि विंसेंट रोज ये देखता है सिचुएशंस को एंड विंसेंट ऑलरेडी नो कि उस लड़की का क्या ऑर्डर होता है, सिचुएशन में क्या क्या होता है। बट what is correct about Vincent, which is likely to be accurate, that he's fond of gossiping? No, he's not gossiping, rather he is discreet about consumers personal matters। He used to style himself as a god man, ऐसा कुछ नहीं है। The author has made an inference in the last para कि Vincent एक god man से कम नहीं है क्योंकि उसकी thinking abilities ऐसी हैं। He had worked at coffee house for many years। ये यू कैन से कि मेनी ईयर्स वाली सिचुएशन है बट दिस इज मोर एप्लीकेबल। यंग वुमेन्स मैनर ऑफ वेंटिंग हर एंगर एट अ फ्रेंड सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो व्हाट इज शी एग्जैक्टली डूइंग? शी इज स्लैपिंग हिम अक्रॉस द फेस। वो एक्सप्लेनेशंस दे रहा है बट शी थ्रोज अ बुक एट हिम, स्क्रीमिंग अब्यूजेस दैट इम्प्लीकेट ऑल मैन, यानी इम्प्लीकेट ऑल मैन, सारे मैन एक जैसे होते हैं। दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। शी इज इन रेज एंड लुकिंग फॉर समथिंग एल्स टू अटैक हिम एंड वो भाग जाता है। शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वाटर इन फ्रंट ऑफ हर एंड फ्लिंग्स एट हिम। वो मिस हो जाता है, ग्लास शैटर होता है और वो बंदा वहां से चला जाता है। दैट इज वॉट एग्जैक्टली शी इज डूइंग। अब उससे ये हमें क्या पता लगता है? शी हैड थॉट दैट ही हैड नॉट स्टूड अप फॉर हिज राइट्स, ऐसी उसने बात नहीं करी है। शी थॉट दैट ही वॉज अनलाइक ऑल अदर मैन, रादर शी
it says implicates all men. She thought that his behavior was typical of all men. So ये हमारा करेक्ट आंसर है. It's not about money. Which of the following statement about coffee house is most correct? अगर हम ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में बात करी गई है कॉफी हाउस के बारे में कि द नेम hasn't changed in 100 years. Even the business has. बिजनेस चेंज हो गया पर नाम चेंज नहीं हुआ है. आपको अभी भी अच्छी कप ऑफ कॉफी मिलेगी यहाँ पे, बट इट इज नाउ अ बार एंड रेस्टोरेंट, नॉट अ लो लिट बार जहाँ पे लोग क्रैम होते हैं टेबल्स के आसपास. This is this place is airy, spacious, high ceiling. Drinking here only makes you feel cultured and sophisticated. एक अच्छी वाइब इस प्लेस की है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉफी हाउस हैड नॉट changed over years and retained all its characteristics. No, it is said कि चेंज हुआ है बट नाम वही है. अभी भी कॉफी मिलती है वहां पे अच्छी. कॉफी हाउस एट मेज इट्स कस्टमर फील लाइक देवर इन अ सीडी अनहोलसम बार. ऐसा नहीं है बल्कि उसकी एम्बियंस की तारीफ करी गई है. इट डिड नॉट परमिट वुमेन, ऐसी कोई बात करी ही नहीं गई है. कॉफी हाउस हैड इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अभी भी रिटेन करे गए हैं. ये करेक्ट है. कौन सी इनमें से सिचुएशन करेक्ट है बेस्ड ऑन द पैसेज? पीपल यूजुअली काम डाउन इमीडिएटली आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ फाइट. ऐसा हम बोल सकते हैं. ऊपर बोला है कि जब वो ग्लास उस पर फेंकती है और वो चला जाता है तो वो काम डाउन हो जाती है. तो इट्स नॉट द फाइट, इट इज ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास दैट इज मेकिंग हर काम डाउन. पीपल डू नॉट लाइक टू कंटिन्यू बीइंग इन अ रेस्टोरेंट वेयर द फाइट हैज अकर्ड. ऐसी बात यहाँ पे नहीं करी गई है. पीपल इन पब्लिक प्लेसेस हैज नो इंटरेस्ट इन आर्ग्यूमेंट्स एंड यूजुअली इग्नोर देम. ये भी हम नहीं बोल सकते बिकॉज ऑथर वेटर को बुला के पूछ रहा है कि क्या हुआ. सो द आंसर इज पीपल इन पब्लिक places are curious to know about their affairs and are likely to watch arguments. Cafe Coffee Day is the largest chain of coffee shops. What is the name of CEO? Again थोड़ा सा unexpected है but yes, क्योंकि वीजी सिद्धार्था जो है उनकी he committed suicide. He was the owner and Malvika Hegde was appointed as the chief, the CEO in 2022, which is why this question might have been asked. Then author की argument about how drinking at coffee house felt different from drinking at low lit bar assumes. यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बोला है लो लिट बार में जगह नहीं होती है, क्रैम्ड होता है. यहाँ पर जो ऑथर बेसिकली अज्यूम कर रहा है फेल्ट डिफरेंट from drinking. Why? Because decor and interiors of a bar can make customers feel better about drinking there. ये यहाँ पर करेक्ट आर्ग्यूमेंट बनती है. बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी इन इंडिया अनएक्सपेक्टेड. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑल्दो आप इसको थोड़ा सा लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे बिकॉज वी नो कॉफी कम्स फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया. तो आपके पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं एलिमिनेशन के लिए, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, बिकॉज महाराष्ट्र पंजाब आर नॉट द प्लेसेस. Which of the following the author is most likely to agree with? Some of the people are regarded as godmen because all their statements have deep meanings and relate to profound matters. अब ये कहाँ से आ रहा है? लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, had Vincent taken on a grand name and grown a long shimmering beard, he'd have had lakhs of people falling at his feet. विंसेंट की पर्सनैलिटी की बात करी गई है. हाउ डिफरेंट आर द वर्ड्स ऑफ दोज एग्जॉल्टेड बींग्स फ्रॉम हिज. जो एग्जॉल्टेड बींग्स होते हैं, इनलाइटेंड लोग होते हैं, उनकी भी बातें ऐसी ही होती हैं जैसी विंसेंट करता है. वर्ड्स आफ्टर ऑल आर नथिंग बाय देमसेल्व्स. दे वर्ड्स अपने में कुछ नहीं है, उनका मीनिंग कैसे बन पाता है वो तभी बन पाता है व्हेन दे आर इन द माइंड्स ऑफ दोज. जो ये एग्जॉल्टेड बींग्स हैं इनके माइंड में एंटर जैसे करते हैं, उस तरह से ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पाते हैं. अगर आप सोचोगे इवन दोज हेल्ड टू बी गॉड्स, गॉड के इनकारनेट्स जो माने भी गए हैं, दे सेल्डम स्पीक ऑफ प्रोफाउंड थिंग्स. इट्स देयर डे टू डे अटरेंसेस जो उनकी बहुत प्रोफाउंड चीज़ें के बारे में वो हमेशा बात नहीं करते हैं. जो उनकी रोज़ की बातें हैं उनमें कहीं ना कहीं सबलाइम मीनिंग्स, नोबल छुपे हुए मीनिंग्स होते हैं.
तो यहाँ पर गॉडमैन की बात करी गई है। तो द ऑथर इज सेइंग कि रोज की उनकी शायद बातें, वो बहुत प्रोफाउंड बातें नहीं करते हैं, रोज की बातों में छुपी होती हैं डीप मीनिंग्स। दे कैन रीड डीप मीनिंग इनटू देयर इनेन रिमार्क्स। नॉर्मल रैंडम रिमार्क्स में इनेन मीनिंग्स होते हैं। ये ऑथर नहीं बोल रहा है कि सारी स्टेटमेंट डीप होती हैं रिलेटेड टू प्रोफाउंड मैटर्स, वो बोल रहा है सेल्डम, कम बोलते हैं प्रोफाउंड चीजों के बारे में, रोज की बातों में डीप मीनिंग होते हैं। अगेन, so this was an easy passage, quite doable. नेक्स्ट पैसेज नाउ, ये पैसेज थोड़ा सा टेक्निकल रहा है स्टूडेंट्स के लिए, एंड देखते हैं इसके क्या आंसर्स है। आई नो दिस वीडियो इज गोइंग वेरी लॉन्ग बट वी कांट हेल्प इट, द पेपर इज सच अ डिटेल पेपर एंड आई वांट यू गाइज कि मैं एक बार मैं आपको समझा दूं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि जो जिनको अब और आगे अटेम्प्ट देना है दे हैव अ फेयर आइडिया कि कैसे एक्चुअल में करना है। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको भी ये पता रहे कि क्या आंसर क्यों सही है। So this passage now basically talks about जीन्स एंड क्रोमोसोम्स की आगे जो जेनेटिक्स होता है वो कैसे इवॉल्व होता है। डार्विन थ्योरी की बात करी गई है। एक जगह पे कहीं पे लेक्चर हो रहा है, वहाँ पर जो ऑथर है, जो जो स्पीकर है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बारे में, लिसेंको यहाँ पर बात कर रहे हैं। डार्विन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है एंड इस तरह से आगे बात इवॉल्व होती है। और ये बोला गया है कि साइंस जो है वो चांस पे बेस्ड नहीं है, जेनेटिक्स की वैल्यू है और होनी चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स Lysenko's call, I don't know how is it pronounced, calls the absurdity in Western geneticist thinking. तो एब्सर्डिटी क्या है, वो जो लाइसेंको बोल रहे हैं कि एब्सर्डिटी है वो किस चीज से डिफाइन होती है। क्लेम दैट चेंजेस टू एन ऑर्गेनिज्म could affect its constituents part but changes to the parts did not affect the organism. देख लेते हैं पहले अब्सर्डिटी की बात, ये करी कहाँ हुई है। ये इस पैराग्राफ में बात करी गई है कि यहाँ पर डार्विन की थ्योरी बात करी गई। फिर बोल गया इंस्टेड दे बिलीव दैट इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन रिलाइड प्योरली ऑन रैंडम अनप्रिडिक्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ये ऐसा ये लोग सोचते हैं जो रिएक्शनरी जेनेसिस्ट हैं ऑफ द वेस्ट। जो लाइसेंको है, इन्होंने इस नोशन को स्कॉफ किया और बोला कि हेरिडिटी एज अ गेम ऑफ डाइस नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट अरिथमेटिक नहीं है। व्हाट हैपेंड टू अ जीन ऑल्टर्ड द बॉडी इन विच इट वाज कैरिड। तो जीन अगर एक बॉडी में कैरी हुआ है, उसने ऑल्टर बॉडी को तो कर दिया, ऐसा ये रिएक्शनरीज बोल रहे हैं। पर फिर उसका क्या कि जो व्हाट हैपेंड टू द बॉडी नेवर ऑल्टर्ड इट्स जीन्स, यानी बॉडी ने जीन्स को ऑल्टर नहीं किया, जीन्स ने बॉडी को ऑल्टर कर दिया। ये कैसी अब्सर्डिटी है, ये यहाँ पर उन्होंने चैलेंज किया है। तो यहाँ ऑप्शंस देखेंगे, द क्लेम दैट डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज साइंटिफिक एंड ट्रू बट दैट इट वाज नॉट फ्री ऑफ एरर। यस, ये उन्होंने बोला है कि फ्री ऑफ एरर कि ठीक है, जो डार्विन की थ्योरी वो ऐसा है बट इट इज नॉट फ्री ऑफ एरर बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखोगे theory of evolution was scientific and true but it was not free of error. He pointed out that it was wrought too heavily in the idea of competition, और ये सब बात करी गई है capitalism dressed up as biology. बट आगे और देखते हैं क्या ऑप्शंस बनते हैं। द क्लेम दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वर ऑलवेज इन विच अ प्लांट एंड एनिमल अडॉप्टेड टू आर शेप, ऐसा नहीं है। द क्लेम दैट चेंजेस टू अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट could affect an organism but changes to organism could not affect the part। जो भी हमने स्टेटमेंट ऊपर देखी जीन्स बॉडी वाली, ये बात यहाँ पर यस ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है इस अब्सर्डिटी को, क्योंकि डार्विन की थ्योरी चाहे साइंटिफिक ट्रू हो, फ्री ऑफ एरर नहीं है। इस बात को लेके उन्होंने ये नहीं बोला कि एक एब्सर्ड चीज है, वो तो बोल ही दिया है कि इट इज नॉट फ्री ऑफ एरर। अब्सर्डिटी इस बारे में बात करी गई है। तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट की क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। देन साइंटिस्ट ही जियांग्क्यूई वाज शॉक्ड
हैड शॉक द वर्ल्ड ऑफ साइंस इन 2018 जब उन्होंने अनाउंस किया कुछ जो उन्होंने किया था वो क्या किया था, बिकॉज उसके बेसिस पे उनको बाद में 3 years की प्रिजन सेंटेंस कर दी गई थी. ही बेसिकली एडिटेड द जीन्स ऑफ 2 babies बिफोर दे वर इवन बोर्न एंड इसके लिए उनको कॉन्विक्ट किया गया. Then passage suggests that which of the following is most likely to have been true of Joseph Stalin. जोसेफ स्टालिन की बात कहाँ पर करी गई है? जोसेफ स्टालिन का नाम यहाँ पर अपीयर हो रहा है इन द सेकेंड पैरा, जहाँ पर वो बोलते हैं कि ये जो ऑल यूनियन एकेडमी है ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इनकी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई. देन लाइसेंको जो एकेडमी के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना ऑफिशियल रिपोर्ट डिलीवर करी जो एडिट करी गई विद केयर बाय जोसेफ स्टालिन नो लेस. तो यहाँ पर इन्होंने इसकी लाइसेंको की रिपोर्ट एडिट करी है. और लाइसेंको की क्या कहना है अगर हम ऊपर पढ़ेंगे, यहाँ पे म्यूजियम की बात हो रही है. सोवियत साइंटिस्ट दे गैदर their meagerly rations to on for survival in this house of scientists over one combative week in 1940, and Soviet Union abolished the gene altogether. So here it's basically talking about Soviet scientists. यहाँ पर भी देखोगे तो बोला गया है सोवियत साइंटिस्ट लाइसेंको क्लेम had been able to pull these laws into biology. They had proven that a material change induced in an organism would modify its gene percolate down to spring और टू दी ऑफ स्प्रिंग. सो बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है जोसेफ स्टालिन के बारे में क्या सही है कि ही टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोवियत साइंटिफिक आइडियोलॉजी विच इज़ वाई उन्होंने उसकी बुक एडिट करी है. जो लेक्चर डिलीवरी थी उसको एडिट किया गया है. The description of Central Hall of Scientists in the passage serves which of the following purpose? हमने ऊपर देखा सेंट्रल हॉल ऑफ साइंटिस्ट की बात करी गई है कि वो मीगर रैशंस पर डिपेंड करते हैं. तो इसमें जो ऑप्शन बनता है वो बनता है हाईलाइट्स द पॉवर्टी ऑफ सोवियत साइंटिस्ट्स, जो ऊपर बात करी गई है. Who is the author of the book The Gene and Intimate History? The answer is Siddharth Mukherjee. Yes, books and authors are important. मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कि बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन आते हैं. तो बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स मॉड्यूल में हम आपको हर मंथ ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं अबाउट these books and authors details. Then which of the following, if true, most substantially weakens Lysenko's argument? तो लाइसेंको बेसिकली जीन ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को पास होने के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे क्या चीज उसको अफेक्ट करती है, वीकन करती है? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन अफेक्ट एन एनिमल्स जेनेटिक मेकअप which would have a substantial impact on the genetic information passed on the offspring. Acquired characteristics can only affect an animal's behavioral attributes and it will have no impact on the genetic information. ये चीज को वीकन करती है बिकॉज लाइसेंको एक्चुअली कह रहे हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो उस पर इम्पैक्ट आता है अगर कोई भी चेंजेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं जेनेटिक मेकअप में वो अगर होते हैं एंड फिर वो ऑफस्प्रिंग को पास होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली वीकनिंग हिज आर्ग्यूमेंट. देन आइवन मिशूरिन्स आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन. तो इसमें पहले ये समझना जरूरी है कि इनकी आर्ग्यूमेंट है क्या. अब आइवन का नाम अपीयर हो रहा है यहाँ पर जहाँ ये बोला गया है he quoted Ivan Michurin, father of this new Soviet biology. We cannot wait for favors from nature. We must wrest them from her. यानी ह्यूमंस जो हैं वो ये वेट नहीं कर सकते कि नेचर अपना कमाल दिखाएगी. हमको नेचर से एक्सट्रैक्ट करना होता है. ह्यूमंस कैन डू दैट एंड ह्यूमंस शुड वर्क अपॉन दैट रादर देन सिटिंग एंड वेटिंग. तो अगर हम अजम्पशन देखें तो अजम्पशन क्या हुई? ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड हाउ नेचर वर्क्स. यस, क्योंकि इसी के बेसिस पे वो असम्पशन आ रही है कि ह्यूमंस को एक्सट्रैक्ट करना चाहिए. दैट इट इज पॉसिबल टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी. यस, इट इज पॉसिबल. हाउ हम एक्सेलरेट करें? बिकॉज नेचर अपनी तरफ से नहीं दिखाएगी, हमको अपनी तरफ से एफर्ट करना है. सो बोथ ए एंड बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following, if true, would provide the strongest support to Lysenko's criticism of Darwin's theory? Criticism
लाइसेंको ने कैसे करा है कि साइंटिफिक थ्योरीज जो है उसकी बारे में क्रिटिसाइज करके उन्होंने ये बोला है कि इट इज साइंस बायोलॉजी ड्रेस्ड अप। यहाँ पर आपने देखा था कि यह स्टेटमेंट बोला गया था, दिस वाज जस्ट कैपिटलिज्म ड्रेस्ड अप एज बायोलॉजी, लूज थिंकिंग। सो यहाँ डार्विन की थ्योरी बोला कि इट्स नॉट एरर फ्री, इट वाज टू हेविली रॉट इन द आइडिया ऑफ कंपटीशन, रिसोर्सेस को लेके जो स्ट्रगल है वो सब बात करी गई, और ये बोला गया कि कैपिटलिज्म को ड्रेस किया गया एज बायोलॉजी। तो यहाँ पर उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है क्रिटिसिज्म को वो क्या है कि साइंटिफिक थ्योरीज जो हैं वो वैल्यू फ्री नहीं है, दे आर अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी कैपिटलिज्म से अफेक्टेड है। कम्युनिस्ट की यहाँ बात नहीं करी गई है, और ये भी बात नहीं करी है कि दे आर न्यूट्रल ऑफ आइडियोलॉजी। इट हैज बीन सेड कि वो टेंटेड है विद दीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म से टेंटेड है। Then, if Lysenko's arguments are correct, which of the following must necessarily be true? To understand any historical scientific phenomena, one need not understand the material conditions surrounding it. अगर आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि material circumstances बहुत जरूरी है। Here he has said that they had proved that a material change induced in an organism would modify its genes. So material circumstances are very important. Random mutations नहीं डिराइव हो सकती। साइंस इज द एनिमी ऑफ चांस, हम चांस नहीं ले सकते। जो एग्जिस्टिंग सिचुएशंस हैं वो देखना बहुत जरूरी है। अनप्रिडिक्टेबल मॉडल ऑफ जेनेटिक्स का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये है कि अगर हमें कोई हिस्टोरिकल साइंटिफिक फिनोमेना समझना है, वन ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द मटीरियल सर्कमस्टांसेस, द कंडीशंस सराउंडिंग इट। देन मूविंग फॉरवर्ड, भूताकोला जो कंतारा मूवी में डिपिक्शन था, उस पे ये पैसेज है। नाउ दिस पैसेज बेसिकली टॉक्स अबाउट रिचुअल्स एंड कि डेटीज जो हैं, जो मिथ्स हैं डेटीज के आसपास, एंड जो स्पिरिट्स होती हैं वो किस तरह से वापस आती हैं एट द प्लेस दैट दे हैव विजिटेड। वो दे ट्रैवल, दे टॉक अबाउट थिंग्स टू पीपल, एंड उनका टेरिटरी से रिलेशन होता है। ये सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर्म पॉपुलर इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। ये आपका स्टैटिक जीके आ गया यहाँ पर। तो स्टैटिक जीके में हमने ऑलरेडी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखे हैं वहाँ पे कल्चर प्रोवाइडेड है, जहाँ पे ये सारे फोक डांसेस प्रोवाइड करे गए हैं, एंड इसका आंसर ऑप्शन ए है। What is the passage about? The nature of indigenous religious traditions. Yes, religious traditions के बारे में तो बात करी ही गई है। साथ साथ return of Bhutakola to restore familiarity to the world because they settle in their territories, जो last paragraph में बात करी गई है। टू द क्रूसेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। न्यू रिलीजन की बात नहीं हो रही है, या रिलीजियस ट्रेडिशंस की बात हो रही है। तो ए एंड बी बोथ आर ट्रू। हु आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिचुअल यूनिवर्स। देन यहाँ पे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, अगर आप ये पैराग्राफ्स देखोगे, वंस अ फेवरेबल होम इज ऑफर्ड और फाउंड, डेटी वहां पे सेटल हो जाते हैं, एंड पीपल लिव एंड वर्शिप इन पीस। अंडरलाइंग कन्विक्शन ये है कि लैंड जो है वो डेटी का है, जिन्होंने जो लोकल चीफ है यानी राजा है, किंग है, उनको बस दिया है। किंग की ड्यूटी है डेटी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह कि एक फेयर और रूलर की तरह, जस्ट रूलर की तरह, एक आइडियल किंग की तरह फंक्शन करे, जस्टिस मेंटेन करे और उसके लैंड की केयर करे, एंड वर्शिप द डेटी पीरियोडिकली। ये राजा को करना जरूरी है। द डेटी इन रिटर्न ब्लेसेस द लैंड विद प्रोस्पेरिटी और इफ नीडेड बाय गाइडिंग द एरिंग पॉलिटी। तो यहाँ पर हम क्या सब्जेक्ट्स देख रहे हैं कि डेटीज इन्वॉल्व है, राजा किंग इन्वॉल्व है, एंड जो लोग हैं, जो पीपल हु आर रिसाइडिंग इन दैट टेरिटरी, दोस पीपल आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पर क्या मेन कैरेक्टर्स हो गए, डेटीज, किंग्स एंड देयर सब्जेक्ट्स। डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स, जिसको कांस पे अवार्ड मिला है, एंड सनडांस फिल्म फेस्टिवल, ये डायरेक्ट किसने करी है,
It has been directed by Shaunak Sen. Movies, as I said earlier also, ki somehow they are very attracted to movies, and there have been questions on movies, movie related awards appointments. मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो में कि awards appointments ये books and authors ये areas हैं जहाँ से आपको current affairs करनी चाहिए, and we are seeing questions from there in the paper. Which among the following is not a misconception about indigenous communities? Misconception इनमें से क्या नहीं है? They resist modern amenities of life. They only marry their own kind. मिसकॉन्सेप्शन बेसिकली क्या चीज सही है, ये चीजें मिसकॉन्सेप्शन है. दे वैल्यू देयर रिलेशनशिप विद देयर लैंड एंड इकोसिस्टम. इंडिजिनियस कम्युनिटीज के बारे में ये ज़रूर बोला गया है ऊपर कि वो अपना वैल्यू जो है लैंड से, इकोसिस्टम से जो रिलेशनशिप है उसको ज़रूर वैल्यू करते हैं, और ये कोई एक मिसकंसेप्शन नहीं है. मैरिज की तो बात नहीं करी गई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह के बारे में भी कोई बात नहीं करी गई है. मॉडर्न एमिनिटीज यस मिसकंसेप्शन है, बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल लोगों की बात करी गई है जिनकी एवरीडे स्ट्रगल्स हैं, जो चेंजेस हैं, तो एमिनिटीज की यहाँ पर एज सच बात नहीं करी गई है. देन which of the following would be the most fitting conclusion to derive from the passage? People need to rely on supernatural forces to see their difficult times. डेटीज की बात जरूर करी गई है, बट ये कंक्लूजन नहीं है. Communities rely on perceived intervention of gods and spirits to make sense of changing times. लास्ट लाइन पैराग्राफ देखोगे उसमें यही बात करी गई है. Communities often resist modernity through their religious. Modernity is not the question. The question here is that for many people in the religion, Bhuta Kola remains an anchor, returning them periodically to a sure, familiar world despite everyday changes and uncertainties. And डेटी मैनिफेस्ट करती है थ्रू कोला. पीपल ट्रांसेंड द प्रोजेक्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस रिचुअल यूनिवर्स. और डेटी जो है उनको ब्लेस करती है, उनके लैंड की प्रोस्पेरिटी को देखती है और देखती है जस्टिस दिया जा रहा है. तो ये मेन हमारा कंक्लूजन यहाँ बनता है, विच इज वाई वी विल चूज ऑप्शन बी. Then in which of the following elephant camps was Oscar winning documentary Elephant Whispers filmed? Very ब्यूटिफुल मूवी, एंड ये अभी क्योंकि ऑस्कर जीती है एंड इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, रीचिंग फॉर मूवीज रीचिंग ऑस्कर्स. एंड ये बेसिकली बात करी गई है थेपाकाडू एलिफेंट कैंप के बारे में. एंड yes, this movie is very awakening. We really should be sensitive towards animals because in our material world, अभी हमने ऊपर material world की बात करी है, तो yes, we tend to get carried away and we generally become ignorant and lack awareness, and हमारे responses भी ठीक नहीं होते हैं towards animals, and I would say that you should definitely watch this movie. Then moving forward, enough of ज्ञान. This is talking about racism. अब यहाँ पर बात करी गई है कि यूनाइटेड नेशंस दलित ग्रुप ने जो अटेम्प्ट किया यूएन पे टू इंक्लूड अनटचेबिलिटी एंड कास्टिज्म इन द कैटेगरी ऑफ रेसिज्म, ये इसको लेके डिबेट हुई. इंडिया ऐसा नहीं चाहता कि इंटरनेशनल लेवल पे उनके बारे में ये बात हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली तो कास्टिज्म प्रोहिबिट कर चुके हैं, बट अभी भी प्रैक्टिस किस फॉर्म में किया जा रहा है. ये दिखाना चाहते हैं कि इंटरनल मैकेनिज्म्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, बट क्या उसमें प्रॉब्लम है, इसको इंटरनेशनलाइज क्यों किया जा रहा है. एंड बाकी बात करें कि रेसिज्म अलग है, कास्टिज्म अलग है, इन चीज़ों को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए. एंड ऐसे जो लोग हैं जिनको ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, उनके जो हार्डशिप्स हैं उनके बारे में बात करी गई है. What is the central argument of the author in the above passage? सेंट्रल आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये है कि कास्टिज्म जो है, जो ऊपर बात करी गई है, casteism and untouchability as a form of racism would have the effect of obscuring, treating casteism and untouchability as racism would have the effect of obscuring the specificity of
कास्ट एंड कास्टिज्म, कास्ट एंड कास्टिज्म एक अलग स्पेसिफिक इशू है और इसको रेसिज्म से मिक्स नहीं किया जाना चाहिए. इवन अदरवाइज देयर इज नो रीजन why caste discrimination, particularly untouchability, should not be treated as its own crime. इसको एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि रेसिज्म के साथ मिक्स किया जाना चाहिए. दैट इज एसेंशियली पैसेज में बार बार यही बात ही ऑथर ने करी है. तो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो यही होगा कि कास्टिज्म को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए इन द कैटेगरी ऑफ रेसिज्म और रेस रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन at the level of UN, but it should be recognized as a separate category. उसको सेपरेट कैटेगरी की तरह रिकग्नाइज किया जाना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट सिटी इन यूएसए टू एक्सप्लिसिटली बैन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट? द करेक्ट आंसर इज सिएटल. How does the author respond to the following assertion? When there are internal mechanisms for tackling the problem, why should it be internationalized? इंटरनल मैकेनिज्म है, बट इंटरनेशनलाइज क्यों किया जाना चाहिए? ऊपर अगर हम बात करें, फर्स्ट पैराग्राफ में ही ऑथर ने इस बारे में बात करी है कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाना चाहिए फॉर टू रादर स्पूरियस रीजंस. वन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो प्रोहिबिटेड है और लेजिस्लेशंस हैं टू पनिश अनटचेबिलिटी इन वट एवर फॉर्म, इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं, बट why should it be internationalized? By the same token, the UN need not be concerned about extrajudicial executions and custodial violence, since there is no country in which has not prohibited such atrocities. कि इन atrocities को prohibit नहीं किया गया है लॉ में, इनको दिया ही गया है, तो क्यों इंटरनेशनलाइज किया जाना चाहिए? कंसर्न फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैज नॉनदलेस बीन एक्सप्रेस्ड इन दीज मैटर्स. क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि नेशनल लॉज जो हैं वो सिस्टमैटिकली वायलेट किए जाते हैं, इसलिए इसका इंटरनेशनलाइज होना जरूरी है. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वली एड्रेस्ड थ्रू प्रोहिबिशंस ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल. ये तो बात बोली हुई है, बट ऑथर ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है कि नेशनल लॉज जो हैं वो रूटीनली वायलेटेड होते हैं, इसलिए इसको किया जाना चाहिए. According to the author, what is the core motivation behind the government of India's opposition कि कास्टिज्म को रेसिज्म की कैटेगरी में रिकग्नाइज क्यों ना किया जाए? इंडिया क्यों नहीं चाहती? क्योंकि इंडिया की जो इमेज है वो अफेक्ट हो सकती है एट द इंटरनेशनल लेवल. यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अपोज्ड बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द वी मे बी पुअर बट वी हैव अ नोबल सिविलाइजेशन इमेज. इंडिया की इमेज अफेक्ट हो सकती है, विच इज वाई इंडिया डज नॉट वांट दिस इशू to come up at the international level. Addressing casteism at international forums would affect India's image as a fighter against racism. Then what does the author mean by internationalizing the issue? Basically we can infer from all of the above कि it means कि हम इस issue को raise करें at international forums. It is not about discussing or addressing, it's about raising the issue. Then who amongst the following was appointed by UN Human Rights Council in 2022 as sixth special rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, etc.? The answer is Ashwini KP. Which of the following statement is true? Would undermine the author's central argument. author की central argument यही है कि इसको कास्टिज्म वगैरह को रेसिज्म की कैटेगरी में नहीं डाला चाहिए. अंडरमाइन मतलब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वीकन कर देगी ऑथर की आर्गुमेंट को? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज सब्सटेंसिवली द सेम एज एंड नॉट डिफरेंट एज रेस. दिस इज एग्जैक्टली स्ट्राइकिंग एट द रूट एंड वीकनिंग द स्टेटमेंट. ऑथर बोल रहे हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अलग है रेसिज्म से, और वीकन यही स्टेटमेंट कर देगी कि अगर हम बोल दें ये सब्सटेंटिवली सेम है. You might feel like racism, casteism is also a crime against humanity, but this seems more relevant considering जो भी बात ऊपर करी गई है. सब्सटेंटली डिफरेंट तो एकदम ऑपोजिट हो जाएगा एंड दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रेसिज्म. ये तो ऑथर बोल ही रहा है, तो स्ट्रेंथन हो जाएगी इससे स्टेटमेंट. Which of the following cases recently
covered in the media relate to caste-based atrocities on a young girl. Now, this question shows कि आपको अभी के जो important cases हैं वही नहीं, आसपास के years के भी जो important cases हैं जो किसी present issue से deal करते हो. मान लीजिए you're studying the newspaper, you're studying some current affairs, anywhere you're studying some important topic, and you feel अगर मान लीजिए data protection bill है जो न्यूज में अभी 2022 में था, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इट. अब उसमें राइट टू प्राइवेसी की बात हो जाए तो अब राइट टू प्राइवेसी वाला 2017-18 में भी जजमेंट आया था के एस पुट्टास्वामी का, जहां पे उसको फंडामेंटल राइट बोला गया था. तो इवन दो इट डज नॉट रिलेट टू प्रेजेंट डे, बट सिंस इट रिलेट्स टू द टॉपिक इट इज इम्पोर्टेंट, विच इज वाई दिस क्वेश्चन फीचर्स हियर. सो आपको और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, तो इसीलिए I would say कि be updated with the important legal current affairs here at this juncture. I would say that keep following the channel because ऐसे जो important updates होते हैं, हाथरस गैंगरेप केस के बारे में भी हमने इंस्टाग्राम पे एक इन्फोग्राफिक डाला था. तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इन गेटिंग थ्रू दिस पेपर. Hathras is the correct answer here. Which of the following statement is true would reinforce the author's central argument? ऑथर की सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यही है कि कास्टिज्म को रेसिज्म से डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए. रीइंफोर्स कैसे होगी, स्ट्रेंथन कैसे होगी? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्ट्स कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्ट टू आउटलॉ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड अट्रोसिटीज. ये दिस इज नॉट एक्चुअली रीइंफोर्सिंग, क्योंकि ये तो आउटलॉ कर रहा है उस चीज को. रेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ अट्रोसिटीज एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज lower as compared to other cases in the legal system. इन केसेस में प्रोसिक्यूशन लोअर होता है. ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑथर ने ये बात करी है कि ये जो अट्रोसिटीज हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस, कस्टोडियल वायलेंस के बारे में यूएन को कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिन्होंने इनको प्रोहिबिट ना किया हो. तो यस, बट व्हाट अबाउट कास्ट? क्योंकि कास्ट वाली जो चीजें हैं ये वो मैटर्स हैं जिन पे नेशनल लॉ सिस्टमैटिकली वायलेट होते आए हैं. तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना रीइंफोर्स करता है कि ये जो प्रोसिक्यूशन ऑफ अट्रोसिटीज हैं इन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये प्रोसिक्यूशन यहाँ पर कम है. इट इज लोअर एज कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, विच इज वाई ये ऐसा इसके ऊपर लॉ लाने की जरूरत है. ये तो एक्शन हो गया, रीजनिंग ये है कि ये लॉ लाने की जरूरत ये है, एंड दिस सपोर्ट्स द स्टेटमेंट ऑफ द ऑथर. Which of the following is not an argument raised by the author in the above passage? इसमें से कौन सी आर्गुमेंट ऑथर ने रेज नहीं करी है? The struggle against racism is a phenomena which should not be equated with untouchability. ये रेसिज्म की बात नहीं करी है, कास्टिज्म की ज्यादा बात करी गई है. National laws are sometimes effective in addressing human right violations. No, the author has said national laws are violated most of the times in caste-based systems, not just simple national laws. Effort of Indian Dalit groups ये तो to get UN to recognize casteism as a form of race-based is a move in the right direction. No, this has not been said. The author has raised none of the arguments, बल्कि उल्टा है कि जैसे यहाँ पर बोला गया recognize casteism as a form of race based discrimination. No, they want to segregate it. So the correct answer is option D. Coming on to the last passage, again relating to movies, relates to शाहरुख खान, एंड यहाँ पर शाहरुख खान की सक्सेस की बेसिकली बात करी गई है. विद्या जो फ्रेंड है ऑथर की, उससे कंपेयर कर रही है विद्या अपना ओपिनियन कि वो विद्या ऐसा फील करती है कि पहले ऐसा होता था कि कास्ट इम्पोर्टेंस होल्ड करती थी सक्सेस में, करियर में, बट अब क्योंकि सोशल गैदरिंग्स होती हैं, पेरेंट्स जो people है they've done well financially, which is why wider access है to better schools and high quality education, जिसकी वजह से caste based जो differences हैं वो flatten out हो गए हैं. बट ऑथर को ऐसा नहीं लगता है. ऑथर फील्स कि पेरेंट्स अगर बहुत ज़्यादा they have connections and contacts, तो लोग they can become successful, and
कास्ट की ये भी बात करी गई कि जो शाहरुख खान है वो मुस्लिम है, इंडिया हैड सेवरल मुस्लिम सुपरस्टार्स बिफोर, तो नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। एंड फर्दर शी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइज्ड विद्या ऑन हर ओपिनियन कि वो किस तरह से शाहरुख खान का सक्सेस को कंपेयर कर रही हैं, बिकॉज इट इज़ about her own present situation where she's a victim of a corporate job. Then let's see what is the core argument between author and Vidya. कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि रोल ऑफ कास्ट क्या है इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स, क्योंकि ऊपर जहां हम ये पैसेज देख रहे हैं, विद्या एंड आई वुड आर्ग्यू अबाउट हाउ सेल्फ मेड शाहरुख खान रियली वाज. Vidya, she means Vidya would present his success as a purely ahistorical phenomena of sheer hard work and individual genius. I believe कि अचीवमेंट जो है उनकी वो सोशली मैन्युफैक्चर्ड है. दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू इन कंट्रीज जहाँ पे अनइक्वल्स रहते हैं, इंडिया में जहाँ पर कास्ट आपका स्टार्टिंग प्लेस डिटरमाइन करती है, बल्कि एंड विद्या को ऐसा नहीं लगता है. विद्या वुड एडमोनिश मी for my Bengali liberal lefty beliefs, which delegitimize the success of anyone, even a modicum of caste or caste privilege. So basically उनका difference of opinion आ रहा है caste को लेके. Then what does the author mean by the phrase a historical phenomena in the second paragraph? तो यहाँ पर जो अहिस्टोरिकल फिनोमेना की बात करी गई है वो यही बोला गया है कि जो शाहरुख खान है उनका शेयर हार्ड वर्क की वजह से, इंडिविजुअल जीनियस की वजह से वो सक्सेसफुल है. इट इज अ प्योरली अ हिस्टोरिकल फिनोमेना. हिस्टोरिकल फिनोमेना क्या है कि वो कास्ट ड्रिवन बेस होता है सक्सेस. तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट शाहरुख खान सक्सेस is not influenced by prevailing social and political inequalities at this stage of history. उनका जो सक्सेस है वो हिस्टोरिकल फिनोमेना है कि वो कि इट इज ड्रिवन बाय हिज ओन सक्सेस. देन which of the following is the highest grossing film of Shah Rukh Khan? I really condemn this question that it is being asked in such a great low entrance exam. चाहे आप कितना भी टफ या इजी बनाना चाहते हो पेपर को, दिस क्वेश्चन शुड नॉट हैव फीचर्ड. द करेक्ट आंसर इज पठान. पठान मूवी क्योंकि कंट्रोवर्सी में थी इसलिए उन्होंने इसको क्वेश्चन को दिया है. हमने भी इस पे वीडियो डाली थी जहाँ पे हमने ऑरेंज कलर की बात करी थी एंड we had spoken about the law, but we tried to relate it to the law. Then what does the author mean by the phrase the apple does not fall far from the tree in India? यहाँ पर बोला गया है, जहाँ पर शाहरुख खान के पेरेंट्स वगैरह की बात हुई, सक्सेस वाज सिंबॉलिक ऑफ अ मैन गोइंग फार बियॉन्ड from where he has come from. She was talking about his religion, his success. Several Muslim superstars ने स्क्रीनिंग डेब्यू करी गई है. She was talking about networks. The apple doesn't fall far from the tree in India. इसके आसपास के स्टेटमेंट्स हम फिगर आउट करेंगे. द लेटेस्ट राउंड ऑफ डेटा 2020 में ये दिखाता है कि इंडिया के लोएस्ट रेट्स ऑफ सोशल मोबिलिटी है, यानी इंडिया में सोशल मोबिलिटी कम है, लोग कम नेटवर्किंग करते हैं. योर लाइफ पाथ एंड करियर आर ऑफन इंटायरली डिपेंडेंट on what your parents do. Apple does not fall far from the tree. Apple is coming out of the tree. Children are coming through the parents. So parents आपके क्या करते हैं, who they know and how much capital you inherit, इन चीज़ों पे बहुत आपका लाइफ पाथ और करियर डिपेंड करता है. आई एम नॉट सेइंग दिस द ऑथर इज सेइंग हियर. तो ऑथर का ऐसा कहना है. तो एप्पल फार फ्रॉम द ट्री की मतलब हुआ one's life path and career depend almost entirely on social networking of the parents. Under which of the following laws Shah Rukh Khan's son was arrested in 2021? 2021 का केस है, 22 में दिया. Although अगेन आई सेड कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ऐसे नेशनल टॉपिक्स बनते हैं बर्निंग, वो चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर of what we are talking about. So narcotic drugs and psychotropic substances act के अंदर, because he was held for carrying these substances on the ship.
एंड ये एक्ट बनता है, आप इसको एलिमिनेशन के हिसाब से भी कर सकते थे। मनी लॉन्ड्रिंग नो, मनी इशू नहीं था, ड्रग्स वाज इन क्वेश्चन, ड्रग्स को लेके ये एक्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग में रहा है 2022 में भी, 21 में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं इस एक्ट में, तो ये एक्ट आपको पता होना चाहिए। Then which of the following claims, if true, would undermine Vidya's argument that high quality education is more relevant determinant of success than benefits of caste? विद्या का यही आर्ग्यूमेंट है, हाई क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरमाइन विद्या की इस स्टेटमेंट को वीकन क्या करेगा कि अगर हम उल्टा बोल दें कि कास्ट डिटरमाइन करती है सक्सेस को, ब्लेटेंट टर्म्स में हम यही बोलेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन डिपेंड्स ऑन कास्ट एंड इंटरजेनरेशनल वेल्थ ऑफ फैमिलीज। हाई क्वालिटी एजुकेशन खुद कास्ट पे डिपेंडेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते हाई क्वालिटी एजुकेशन ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए। अगर वही कास्ट पे और वेल्थ ऑफ द फैमिलीज पे डिपेंडेंट है तो ये चीज एकदम वीकन कर देती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलोंगिंग टू एन ओप्रेस्ड कास्ट वाज चेयरमैन, कि हम ये बोल रहे हैं कि एक ओप्रेस्ड कास्ट का जो ह्यूमन बीइंग थे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यू टू हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये चीज विद्या की स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करती है, दैट डिस्पाइट दैट ही वाज फ्रॉम सच अ कास्ट बट ही वाज अ स्कॉलर। Both the above claims, if true, would undermine no. This is the claim that would undermine the statement of Vidya. If it is true that fresh graduates pursuing litigation as a career are highly underpaid by the lawyers, ये क्वेश्चन आया था न्यूज में। डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है, उनका स्टेटमेंट रहा था कि सीनियर्स फ्रेश ग्रेजुएट्स को अच्छी पेमेंट नहीं देते हैं एंड काम बहुत होता है। देन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स जो है वो नेसेसरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाया जा सके जो ये अंडरपेड ग्रेजुएट्स हैं, इनको अगर ज्यादा पेमेंट देनी है तो क्या करना होगा इसके लिए, जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आ रहे हैं। Here marginalized backgrounds is important. Subsidized hostel facilities दी जाएं for working professionals. Open advertisement and interviews to fill vacancies in lawyer offices. Lawyers cannot actually advertise. तो अगर ये चीजें करी जाएंगी कि हॉस्टल फैसिलिटी सब्सिडाइज करती जाएंगी, देन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको थोड़ी आसानी हो जाएगी, उनको अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। साथ में अगर लॉयर ऑफिसेज ओपनली एडवर्टाइज करेंगे और इंटरव्यू करेंगे अबाउट द वैकेंसीज, देन इट विल हेल्प दीज पीपल फाइंड जॉब्स। तो दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो जरूरी है लेवल पेइंग फील्ड लाने के लिए। देन फ्रॉम विद्या's perspective, what is the role of caste in shaping individual accomplishments? तो हमने यही देखा कि विद्या की स्टेटमेंट यही है कि कास्ट का ठीक है थोड़ा बहुत रोल है, बट ज्यादा रोल है हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। कास्ट इज समवॉट रेलिवेंट इन शेपिंग इंडिविजुअल अकम्पलिशमेंट्स, बट हाई क्वालिटी एजुकेशन हैज मेड इट लेस रेलिवेंट एज अ फैक्टर। तो यही विद्या का पर्सपेक्टिव है। डू द ऑथर एंड विद्या अग्री ऑन एनीथिंग इन द पैसेज? अब यहाँ पर उन्होंने बोला है, ऊपर ऑथर ने सोशल कनेक्शंस के बारे में कि Vidya herself complained bitterly and at length the interesting careers in this policy in India were available only to people with enough money and जिनके पास पैसे हैं to take risk and serve long underpaid jobs। तो यहाँ पर ये अग्री कर रहे हैं कि सोशल स्टेटस और ये चीजें भी मैटर करती हैं, प्रिविलेज। विद्या ने एक जगह तो ये बोला है कि हाँ जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है वो ज्यादा मैटर करती है, कास्ट कम मैटर करती है, बट एट द सेम टाइम but yes, she has acknowledged, while she acknowledged that benefits conferred by caste enabled individual accomplishments, she'd contend that they no longer apply within social gatherings and offices, जहाँ पर पेरेंट्स जिन्होंने इक्वली फाइनेंशियल वेल परफॉर्म कर लिया है, तब वहां पर चीजें इजी हो जाती हैं, वाइडर एक्सेस हो जाता है। तो दोनों के हिसाब से ऑप्शन डी, द ऑथर एंड विद्या अग्री दैट एक्सेस टू सोशल कनेक्शंस
प्ले अ बिग रोल इन वंस लाइफ करियर पाथ, बिकॉज ऑथर तो ऑब्वियसली ये बोल ही रही है. देन द लास्ट क्वेश्चन कि सीबीआई ने एफसीआरए वायलेशंस में किसके अगेंस्ट प्रोब जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रेकमेंड किया टू सीबीआई फॉर अ प्रोब, दैट इज ऑक्सफैम इंडिया. इट वाज इन द न्यूज. नाउ दिस वाज इन द न्यूज बिकॉज अगेन कोविड की मेडिसिन को लेके इशू चल रहा था, एंड अफ्रीका में जो हुआ, ये these things became relevant, and which is why this probe was ordered, covered already in your current affairs module. So yes, if you would have gone through the module well, पेपर कुड हैव बीन डन. आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं दे आर राइट फ्रॉम द पैसेज. थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे, इन्फ्रेंस लगाएंगे, रीजनेबली रैशनली सोचेंगे, तो हम आंसर्स पे डिराइव कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से टफ, अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, बट दैट्स ओके. वो थोड़ा पेपर को मॉडरेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, कट ऑफ को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं. कट ऑफ के लिए आई वुड से कि पोल मैं ऑलरेडी चैनल पे कंडक्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दैट पोल. एंड एज आई सी फ्रॉम देयर 50 to 60 की रेंज में मुझे लगता है कि कट ऑफ रेंज करनी चाहिए. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ पोल. सो डू नॉट गेट डिसहार्टेंड अगर आपका स्कोर उस रेंज में नहीं है. वेट फॉर द एक्चुअल रिजल्ट्स. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. पार्ट बी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. मीनवाइल मेक श्योर दैट यू फॉलोइंग द चैनल एंड इंस्टाग्राम so that you stay legally updated.